नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी जानकारी के साथ। अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी, अमित शाह से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे यूपी के सीएम योगी। सरकार बनने के बाद पहली बार अहम मुलाकात। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार बनने के बाद ये पहली अहम मुलाकात मानी जा रही है। और अभी फिलहाल जो है अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं और इसके बाद बताया जा रहा है राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। दिल्ली से सरकार बनने के बाद पहली बार ये अहम मुलाकात जो है वो बताई जा रही है, जहां राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। और फिलहाल अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। सरकार बनने के बाद ये पहली बार अहम मुलाकात होने जा रही है, जहां अमित शाह से मिलेंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है और अब जो है राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। और इसी के साथ फिलहाल अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि सरकार बनने के बाद ये जो मुलाकात है काफी अहम मानी जा रही है और इस दौरान कई विषयों पर जो है चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से अमित शाह से मिलने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। तो कल शपथ ग्रहण समारोह जो है किया गया था और इसके बाद ये काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह से मिलेंगे और इसी के साथ फिलहाल अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रियम, ये जो सरकार बनी है इसके बाद ये काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है, जब अमित शाह से मिलने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बिल्कुल जूही, देखिए कल जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का कल शपथ ग्रहण हुआ है और उसमें यूपी से भी कई अहम चेहरे लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो यूपी में फायर ब्रांड नेता के तौर पर हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। तो ऐसे में कर्टसी मुलाकात के तौर पर कह सकते हैं अभी वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात करी है और उसके बाद में अभी वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो कैसे आगे की क्या रणनीति रहेगी, किन चीजों पर विशेष तौर पर फोकस करना है, इन चीजों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है और इसीलिए इस मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि एक कर्टसी मुलाकात के तौर पर इसको कहा जा रहा है कि सीएम जो है वो कर्टसी तौर पे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और कैसे क्या आगे की रणनीति होगी उनको लेकर चर्चा वो कर सकते हैं इसमें। और कहीं ना कहीं मिलकर भी वो विशेष तौर पर बधाई भी देंगे, चाहे वो अमित शाह की बात की जाए क्योंकि उन्होंने भी कल कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है, राजनाथ सिंह की बात की जाए उन्होंने शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में किस तरीके से किस रणनीति के तहत बीजेपी को काम करना है। यूपी सबसे अहम है क्योंकि सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में थी और क्योंकि परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो यूपी में ही बीजेपी की सबसे खराब रही है। तो ऐसे में किस रणनीति के तहत इस परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, इसको सुधारना है, जिसके जरिए आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम है वो बेहतर हो, तो इन सब चीजों को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। जी, अगर हम बात करें तीसरे कार्यकाल की तो इस बार जो कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। देखिए वो पहले भी उस तरीके से नजर नहीं आया था। यूपी के लिहाज से अगर आप बात करें तो पिछली बार जरूर जो मंत्रिमंडल में मोदी की हिस्सेदारी थी यूपी की वो ज्यादा थी, क्योंकि 15 सदस्य उत्तर प्रदेश से पिछली बार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मिलाकर, क्योंकि वो भी वाराणसी से जो है वो सांसद के तौर पर संसद में पहुंचते हैं। इस बार जो है वो संख्या 15 से घटकर 11 रह गई है, जिसमें 4 नए चेहरों को जगह दी गई है और 7 वो चेहरे हैं जो पिछली बार भी इस कैबिनेट में शामिल थे, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं तो हर एक समीकरणों को साधने का प्रयास जरूरी है। पूरा लक्ष्य है कि कैसे सियासीकरण, जाति समीकरण की गोलबंदी जो है वो बेहतर तरीके से की जाए ताकि आने वाले समय में उसका चुनावी तौर पर बेहतर फायदा भी पार्टी को मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली और उनके
साथ जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता और सहयोगी दलों के सांसदों को सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ, शाह, गडकरी, नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों की लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार्स भी इस समारोह में पहुंचे। इसमें जो है अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मेसी और राजकुमार हिरानी भी शामिल हुए। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी दिखे। तो चलिए अब जानते हैं कि कहां से कितने मंत्री बने हैं। तो यूपी से 11 और बिहार से 8 और गुजरात से 6 मंत्री बनाए गए हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र से 5, मध्य प्रदेश से 5, राजस्थान से 4 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो 3, आंध्र प्रदेश में भी 3 और ओडिशा से भी 3 मंत्री ने शपथ ली है। कर्नाटक से 5, असम से 2, तेलंगाना से 2 मंत्री ने शपथ ली है। पश्चिम बंगाल की बात करें 1, झारखंड से 2 और पंजाब से भी 1 मंत्री ने शपथ ली। दिल्ली से 1 और गोवा से 1, तमिलनाडु से भी 1 मंत्री ने शपथ ली है। तो इस दौरान छत्तीसगढ़, अरुणाचल और उत्तराखंड से 1-1 मंत्री ने शपथ ली है। तो ये वो संख्या है जो मंत्रियों ने शपथ ली है। तो पीएम मोदी के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह में ये वो मंत्रियों के राज्यों के नाम हैं जहां से मंत्री पद की शपथ जो है नेताओं ने ली है, सांसदों ने ली है। और इसके साथ ही ये अलग अलग जो संख्या है वो हम आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कर्नाटक से 5, असम से 2, तेलंगाना से 2 मंत्री ने शपथ ली है। इसके बाद झारखंड से भी 2 नाम जो है इसमें शामिल है जिन्होंने शपथ ली है। पंजाब और पश्चिम बंगाल से 1-1, दिल्ली से 1, गोवा से 1, तमिलनाडु से भी 1 मंत्री बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से मंत्री कौन कौन बने हैं। तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, इसके बाद जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल का नाम जो है वो सामने आया है और इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। कीर्तिवर्धन सिंह। और इसके बाद बात करें अगर हम बिहार की तो जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी ने भी शपथ ली है। तो बिहार से ये मंत्री बनाए गए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें गुजरात की तो वहां से अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर ने मंत्री पद की शपथ ली है। और मनसुख मंडाविया, सीआर पाटिल, नीमूबेन भाटिया ने मंत्री पद की शपथ ली है। और चलते हैं अब मध्य प्रदेश, जहां बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है मंत्री पद में शामिल किया गया है, उन्होंने शपथ ली है। दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर भी जो है मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। तो अब रुख कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, एचडी कुमार स्वामी, प्रहलाद जोशी ने मंत्री पद की शपथ ली है। वी सोमन्ना और शोभा करंदलाजे ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें अगर तो महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, प्रताप राव जाधव, रामदास अठावले ने मंत्री पद की शपथ ली है। और रक्षा निखिल खड़ से मुरलीधर मोहोल, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और रुक करते अब राजस्थान की ओर, जहां से भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्री पद की शपथ ली है 3.0 मोदी कार्यकाल में। अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी भी मंत्री बनाए गए हैं। और ये भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है बात करें हम अगर आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश से जो है के राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर प्रेमासामी का भी नाम जो है इसमें शामिल है, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी मंत्री बनाए गए हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और हरियाणा की अगर बात करें तो मनोहर लाल राव, इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और
ये वो नाम है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 कार्यकाल में जो है वो शामिल रहेंगे। ओडिशा की बात कर ले तो धर्मेंद्र प्रधान, जोएल ओराम और अश्विनी वैष्णव, ये वो तीनों मंत्री हैं जो बनाए गए हैं तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी के। और असम की ओर रुख कर लेते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल, पवित्र मार्गरेटा, इन्होंने शपथ ली है। तो ये वो दोनों नाम हैं जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली। और लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं एक एक करके। और झारखंड की बात कर लें तो झारखंड से भी अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, तो अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने मंत्री पद की शपथ जो है वो ली है। पीएम मोदी के साथ साथ जिन 72 सांसदों ने शपथ ली है उनमें ये नाम भी शामिल है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और ये वो नाम है जो हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। अरुणाचल की बात कर ले तो अरुणाचल से किरण रिजिजू ने मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री पद की शपथ ली है। और अरुणाचल से ये वो मंत्री है जो बनाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर लेते हैं जहां से जितेंद्र सिंह मंत्री पद में जो है वो शामिल किए गए हैं और उन्होंने शपथ ली है। और गोवा की बात करें अगर तो गोवा से भी श्रीपद नाइक जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी के 3.2 कार्यकाल में ये मंत्री बनाए गए हैं। और पश्चिम बंगाल में भी अगर हम देखें तो यहां से एक बनाए गए हैं। और शांतनु ठाकुर, सुकांता मजुमदार जो है ये दोनों मंत्री बनाए गए हैं। तो ये केरल की अगर हम बात करें तो केरल से भी जो है नाम सामने आए, सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन, ये वो नाम है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है मोदी 3.0 के कार्यकाल में। और तमिलनाडु की ओर बात करें तो तमिलनाडु से भी एल मुरुगन जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और ये एल मुरुगन जो है मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए गए हैं। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो अजय टम्टा जो है केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड से एक मंत्री बनाए गए हैं और अजय टम्टा जो है उन्होंने शपथ ली है। और इसके बाद पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू का नाम जो है वो मंत्री में शामिल किया गया और इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ। ये वो नाम है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो तोखन साहू को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और अब जो है ये मंत्री बनाए गए हैं। और वहीं दिल्ली की ओर बात कर ले, राजधानी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मंत्री में शामिल किया गया, मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। तो पीएम मोदी के साथ साथ ये वो नाम है जो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और इन लोगों ने पीएम के साथ साथ मंत्री पद की शपथ ली है। और वहीं मैनपुरी आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव भाजपा वोटों से नहीं ईवीएम से जीती है। इस चुनाव में लोग संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए आगे आए हैं। भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। सुनिए। मैं संगठन का बहुत पुराना आदमी हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं उसको और हमारे देश के नेता भी सब जानते हैं। चुनौती है देश को, संविधान को बचाने के लिए। इस यहाँ के देश के नौजवानों की रोजी रोटी के सवाल पर अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करने के लिए, पेपर लीक आउट होने वाली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस चुनौती को हम लोग डट करके, चाहे वो विधानसभा होगा चाहे देश की पार्लियामेंट में है, जो सोनी लगती थी मोदी के सामने देश की पार्लियामेंट अब समाजवादी विचारों और डॉक्टर लोहिया के विचारों से भरी मिलेगी। देश की पार्लियामेंट वो आवाज निश्चित रूप से देश में खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोगों की आवाज होगी, नौजवानों के लिए होगी आवाज। और हम लोग डट करके ऐसी चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। झूठ बोलने वालों की सरकार, जो इन्होंने 10 साल के बाद 48 साल का सपना देखा था ना कि हम 48 साल तक हुकूमत करेंगे और 400 के पार सीटें पाएंगे, तो देश के किसानों ने, नौजवानों से समझ लिया कि ये दोगुनी आय के बदले में इन्होंने किसानों के लिए काला बिल दिया। और काला बिल दे करके जब वो किसान अपने हित के लिए आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उनके रास्ते में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े भाले और यहाँ तक कि बर्फीली हवाओं में चलता हुआ, जूझता हुआ किसान को ठंडे पानी की बौछारें दी गई। 750 किसान मारे गए। नौजवान जब नौकरियों के लिए फार्म डालता है, पेपर लीक का बहाना देकर के उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो सारी की सारी आवाज अब देश की पार्लियामेंट में चलेगी और उनका कोई झूठा वचन नहीं चल पाएगा।
ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये देश की सरकार नहीं चला पाएगी। पीडीए का जबरदस्त फायदा मिला है। दलित समाज के लोगों ने भारतीय संविधान के लिए बाबा साहब के विचारों को, डॉक्टर लोहिया के विचारों के अनुयायी लोग बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। साथ ही साथ पिछड़े समाज के लोगों ने भी, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति रहा हो, किसी भी जाति का व्यक्ति रहा हो, धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके पीडीए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वरूप को, जो पीडीए का स्वरूप उन्होंने दिया है, जिसमें सबका हित है, सबका कल्याण है, अगर में भी जो पिछड़े हैं उनके भी कल्याण के लिए योजनाएं हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खल रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंडिया अलायंस के अंतर्गत दलित समाज के बेटे को, अवधेश प्रसाद जी को फैजाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। लोगों से कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को, जो राम को लाया है उसको लाने का प्रयास करिए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने समझ लिया कि राम को तो लाने वाले सब लोग हैं, राम को लाने वाले भाजपा के लोग नहीं हैं। राम ने तो सबको लाया है, और जब राम ने सबको लाया है तो राम को लाने वाले कौन हैं? भगवान राम के उस पवित्र पावन धरती पर, जैसे रामायण में सेवरी के आश्रम में भगवान राम खुद चल करके गए थे, सम्मान किया था सेवरी का, उसी प्रकार से भगवान राम आदरणीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो संविधान का रक्षक, लोकतंत्र का रक्षक और ओबीसी एससी एसटी का रक्षक, भगवान राम ने उन्हें बुला करके माला पहना दिया, स्वागत करवा दिया कि आप जा करके इस देश की पार्लियामेंट में भारतीय संविधान की रक्षा करो। ऐसे भगवान श्री राम के लाल अवधेश जी को देश की पार्लियामेंट में अयोध्या, फैजाबाद ही नहीं बल्कि पूरा मंडल का मंडल, बाराबंकी, आपका सुल्तानपुर, इधर अमेठी, अंबेडकर नगर, सभी जनपदों की जितनी भी विधानसभाएं थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, वहां के किसानों, नौजवानों, महिलाओं ने मिलकर के साफ कर दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय जो है सपा के नेताओं ने अपने पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को दिया है। कन्नौज में सपा नेता और जिलाध्यक्ष कलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर अभी से जमीन स्तर पर 2027 के चुनावी तैयारी में जो है वो जुटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो पीडीए की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। तो अखिलेश यादव ने गरीब, किसान, नौजवानों की आवाज उठाई है। कार्यकर्ता सभी जाति और धर्म के लोगों का सम्मान करें। अखिलेश यादव जी को जो समर्थन और सहयोग किया है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पूरे विधानसभा में जगह जगह तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहाँ पर लोकसभा में अलग अलग गांवों में छिबरामऊ की बात हो, एक कल्याणपुर की कल घटना हुई परसों की, एक महमूदपुर जागीर में घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के जो लोग सपोर्टर थे और जो तमाम जिन्होंने वोट किया अखिलेश जी को, उनको धमकाने का काम किया जा रहा है, झगड़ा किया जा रहा है, मारपीट की जा रही। हमारा पार्टी के सभी नेताओं का यही अनुरोध, प्रशासन से यह अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार करें। अगर इस तरीके की घटनाएं पुनः अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आएंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, खबर सुल्तानपुर से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत जो है वो मौके पर ही हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना थाना कुरेभार तहत जो है 121 LHS की बताई जा रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां यूपीएसटीएफ को कामयाबी मिली। बता दें कि अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी एसटीएफ ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं।
और खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तभी पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला जिले के थाना थरियाव के हसबा के पास का बताया जा रहा है। और वहीं पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी से हमारी खास बातचीत हुई, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद घनश्याम सिंह लोधी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी। और सबसे पहले मैं आपके चुनावी दौर की बात करूंगी और चुनावी जो परिणाम है वो सामने आए हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। कैसा रहा सफर, और इस दौरान जिस तरीके से तमाम कोशिशों के बाद भी जीत नहीं मिल पाई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, आज का क्षण, आज का दिन, आज खुशियों का दिन है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं जी। तो पहले तो सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 10 वर्षों का जो कार्यकाल उनका रहा है जी, पूरे देश में देखा है। आज फिर 5 वर्ष के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। समझता हूँ हमारा देश उन ऊंचाइयों को छुएगा जिन्हें हम भारतवासी उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री के जो बनने जा रहे हैं माननीय मोदी जी को हमारी तरफ से, हमारे देशवासियों की तरफ से, हमारे रामपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। और सर, अगर हम बात करें चुनावी दौर की, तो इस बार मिली हार के पीछे की वजह क्या रही? क्या मानते हैं जो कहां कमी रह गई है जिसके चलते इस बार जो है रामपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 सीटें आती हैं और 80 सीटों में माननीय योगी जी हो, माननीय मोदी जी हो, या हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हो, या हमारा प्रदेश नेतृत्व हो, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की। लेकिन जो विपक्ष था कुछ उसने झूठी अफवाह फैलाई कि और 400 पार अगर सीटें आ गई भाजपा के पास तो यहाँ का संविधान बदल देंगे। तो इसमें बहकाए में भी कुछ लोग आए, उसका भी नुकसान हुआ। रही बात हमारे रामपुर की, तो रामपुर में सारे कार्यकर्ताओं ने हमारे चुनाव को बड़ी मेहनत से लड़ा, क्योंकि गर्मी का समय था और ईद का भी समय नजदीक था, क्योंकि ईद पे जो लोग आए उन्होंने भी वोट डाल के गए। तो कई कारण इस चुनाव में रहे। लेकिन अब मैंने भी कल रामपुर से आया हूं मैं, और वहां पर भी प्रेस वार्ता की है। अब सुनने में आया है, जो मैंने समीक्षा की है, आज सारे लोग हैं हमारे जो पार्टी के जो जयचंद है ना, उनके बारे में पता चला है कि उन्होंने भी हमारे साथ करघात किया है। पार्टी से मेरा यही अनुरोध है कि उन जयचंदों के बारे में जांच कराए और जयचंदों को कठोर से कठोर उन्हें कार्रवाई की जाए, क्योंकि आगे 2027 में चुनाव फिर होने जा रहा है विधानसभा के। अगर उनके खिलाफ और कार्रवाई नहीं हुई तो मैं समझता हूँ कि वो आगे भी नुकसान करते रहेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।